हम फंसे हुए हैं, हम अपने लोगों को उनकी फतह को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के हाथ में हम झुक जाएंगे। जो मुल्क जहां फौजी अदालतें ट्रायल कर रही हों उसको दुनिया माशाल्लाह कहती है। वहाँ पे कॉटन मिल थी, मेरा वहाँ पे कंट्रोल शेड से हमें 10-12 हज़ार महीने के आ जाते थे, आके स्मैश कर दिया। वो आज छोटा गजा है। इमरान खान के दौर में ये अपनी किस्म का जो तशद्दुद तहरीक इंसाफ के लोगों पर हो रहा है उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। ना लिबास है, ना तालीम है, ना बच्चों का लिबास है। तो हमने पाकिस्तान को हमने दिया क्या है? हफीज नियाजी को ISI मुल्तान के सरबराह ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि जावेद हाशमी का एक बाजू और टांग हमने तोड़ी थी, अब दूसरा बाजू तोड़ने का हमें मौका मिल जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ए डायलॉग विद हिस्ट्री के अगले एपिसोड के साथ हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जब मैंने उन्फ़वान शबाब में कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था तो हम उस शख्स के पीछे नारा लगा रहे थे, बांग्लादेश नामंजूर। ये 1971 के बाद की सियासत का दौर था। उसको हमने गूंजते, गरजते, बरसते, तकरीर करते और जुलूस की क़यादत करते हुए देखा है। मुझे वो लम्हा याद है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी के STC स्टूडेंट्स टीचर सेंटर में बांग्लादेश नामंजूर मुहिम में तमाम मुल्क से तलबा नुमाइंदे आए थे और फिर हाशमी के साथ गिरफ़्तार हो गए थे। जावेद हाशमी पाकिस्तान की सियासत का एक ताबनाक चेहरा, एक दरख्शंदा बाप, एक ऐसा शख्स कि जिसकी आरज़ुएँ, उमंगें और उम्मीदें आज भी जवान हैं। वो आज भी बेलाग तबसरा करता है और बेलाग गुफ्तगू करता है और किसी शख्स को इस बुनियाद पर पसंद नापसंद नहीं करता कि वो उसकी पार्टी का है। इंसाफ से काम लेता है और इंसाफ से गुफ्तगू करता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब हाशमी साहब, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। जी वालेकुम सलाम। हमने तो आपको एक ज़माने में वो जैकेट उतारते हुए गुजरात शहर में जलसे में देखा हुआ है और वो सारा का सारा एक ऐसी सिंबॉलिक सूरत हाल जिसकी साहब ही नहीं। और फिर उस दौरान में जिस तरह आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लोग पहचानते थे, यानी ऐसा लगता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत है और उसके मुकाबले में वाहिद एक ही आदमी है कि जो आवाज़ बुलंद कर रहा है। ये बताइए कि आज ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है ए डायलॉग विद हिस्ट्री, तारीख के साथ एक मकालमा। इतने लंबे सफ़र में आपने देखा होगा कि हम एक मुसलसल ज़वाल का सफ़र है। आपने कभी सोचा कि इस सवाल से कभी भी कुछ थोड़े अरसे के लिए भी कहीं हमने रुक के हो इस सोचा हो कि ये गिरते हुए सफ़र को हम रोक कैसे सकते? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बनते ही वही नुक्ता उरूज था, फिर उसके बाद तो ज़वाल ही ज़वाल है। और बदकिस्मती ये है कि एक तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि वो सियासतदानों को या सिविल सोसाइटी को उनको बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे। ये मैं आपको तारीख के हवाले से बता रहा हूँ। कायदे आज़म से अयूब खान साहब ने और जनरल अकबर खान साहब ने, उन सब ने कहा कि ये मगरबी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं चलेगी और यहाँ पे अपना निज़ाम बनाना चाहिए। कायदे आज़म ने उनके ख्यालात सुने और ऑर्डर कर दिया अयूब खान को मशरक़ी पाकिस्तान में तबादले का। इस जनरल अकबर को भी कभी फिर मुंह नहीं लगाया और उन्होंने क्वेटा में जाके तकरीर कर दी कि सोशल एलिमेंट्स जो है, अवाम जो है, वही है मालिक
इस मुल्क के आदमी को कहा कि यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल, लेकिन अयूब खान का ऑर्डर तो कर दिया कायद आज़म ने मशरकी पाकिस्तान का, लेकिन कायद आज़म के मरते तक अयूब खान को तबादला न करा सके कायद आज़म। वो मशरकी पाकिस्तान गया नहीं। कुछ कहते हैं शेर अली ने उसको बचा लिया, जनरल शेर अली ने, कोई और कहते हैं, लेकिन कायद आज़म का पहला हुक्म माना ही नहीं गया। और जब कायद आज़म ने ये बातें करनी शुरू की, उन्हें ज़ियारत के, आप ही जानते हैं, आपने पूरे बलूचिस्तान का एक एक चप्पा छान मारा है, कौन सा वहाँ पे कोई हॉस्पिटल था या कोई रिनाउंड किस्म का मसीहा था, सिर्फ सनोबर के दरख्त थे। वहां जाके चारपाई डाल दी और टीबी से मरते हुए आदमी को कहा कि ये सेहतयाब हो जाएगा। ना उसका कोई रब्ता रह गया, ना कोयटा से, ना कराची से, और वो वही एरिया रगड़ रगड़ के आखिर में लेके आए और ड्रग रोड पे उन्होंने ऐसी एम्बुलेंस में जान दे दी जिसका पेट्रोल भी खत्म हो चुका था, जिसकी मशीनरी इंजन भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं ये वो तो खैर बहुत बड़ी जी, वो तो मैं तो ज़ियारत में बहुत देखा जी। ज़ियारत में तो आज जो है एस्पिरिन की गोली नहीं मिलती, जिस वक्त कायद आज़म को वहां उस वक्त आज से 75 साल पहले रखा गया था। आज वहां डॉक्टर आए तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी वैगन करो, कोयटा पहुंचाओ मरीज को, और हमने उल्टा उसको कराची ले जाए थे, वहां ज़ियारत ले गए थे। जी जी, पहले तो ये हुआ कि जब उनका सांस, जो चूंकि ऊंची जगह थी, वहां तो सांस बंद हो गया। जी सही है, रुक ये भी कोयटे शहर में ले जाते थे, फिर वापस ज़ियारत लेके आते थे। अब बात ये है, और या मकबूल साहब, मैंने बचपन में यहाँ अपने घर में एक किताब पढ़ी थी, कायद आज़म के आखिरी अय्याम, तो लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म, वो लिखी थी उनके मौलाना ने, कर्नल इलाही बख्श ने, और उन्होंने ये किताब लिख दी। वो किताब मैं पढ़ बैठा, मेरे भाई साहब ले आते थे, वो बाद में उस छोटी सी किताब की भी पाबंदी लग गई। लेकिन उस किताब में जो मुनाजिर वहाँ पे निकाले कर्नल इलाही बख्श साहब ने, वो तो सीधी सादी ऐसे था कि कायद आज़म को उन्होंने एक जगह जाके बंद कर दिया। जो शाम सुबह कभी जाके हमारे कबायली इलाके में बातें कर रहे होते थे, कभी क्वेटा में, कभी चिटागांग में, कभी ढाका में। आखिरी साल वो बैठे नहीं है, कहीं लाहौर के स्टेशन पे खड़े होके वो आने वाले मुहाजिरीन का इस्तकबाल कर रहे हैं कैंप में। उनको मतलब इस तरह पाकिस्तान बनने के बाद जो मसाइल थे उन्होंने मुकाबला कर रहे थे। फिर इन्होंने एक साजिश की, मोहतरमा मादरी मिल्लत को भी कहा कि वहाँ इलाज होता है। फिर दो तीन दोस्त और भी थे हमारे इस्तेमाल से। हमारे आज का जो हीरो है अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके वालिद साहब भी कायद आज़म के दोस्त थे, उनका मशवरा भी शामिल हो गया। तो लियाकत अली खान का मशवरा भी शामिल हो गया। उन्होंने जाके वहाँ उनको बंद कर दिया कि ये बूढ़ा हमें कहता है तुम नौकर हो। तो उनका तो कोई अमल दखल फिर रहा नहीं है। जंगें हुई, क्या हुआ, सारी पॉलिसियों के अंदर उनको करीब ही नहीं आने दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो किताब पढ़ बैठा। मैं तो कभी जिंदगी से, और 64 के अंदर अयूब खान के खिलाफ जुलूस निकाला लड़कों ने, कालाबाग था गवर्नर, और यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ। हमें ना पता ऑर्डिनेंस क्या है। मैं टाटों के स्कूल पे मखदूम रशीद में पढ़ते थे, टाट भी नहीं होते थे, तो हमने भी तालिब इल्मों के हक में जो सारे जो एक मूवमेंट चली हुई थी पूरे मुल्क में, हम भी उनको सिंपथाइज करते हुए चल निकले। उन्होंने पकड़ के हमें थाने पे पहुंचा दिया। ये 1914 के अंदर हुआ, 64 में। फिर मादर मिल्लत आई तो हम सबने कहा कि वो कायद आज़म की बहन है,
तो फिर कह दिया, उसको भी बाद में गद्दार डिक्लेयर कर दिया। जो आप जिस लोगों ने बेचारों ने बंगाल पे, कलकत्ता पे जो मेयर थे, जो यूनाइटेड बंगाल के वजीर आजम थे, हमने किसी को कहा ये पेटू है, किसी को कहा ये है वो है, उनको करीब भी नहीं आने दिया। तो हमारी तारीख हुई है, उसके अंदर फैज कोई फासला नहीं पड़ा। जो पॉपुलर वोट है उसको कभी इख्तियार दिया नहीं गया। उसका जो लीडर होता है उससे तो लाजमी मारना होता है, उसके अंदर निकाल देते हैं कीड़े भी, चीजें भी, कोई उन पे केस भी डाल देते हैं। हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ ये मोहतरमा मादर मिल्लत को गद्दार करार दे दिया गया। फिर बाद में भुट्टो साहब से या बेनजीर थी, या हत्या कि नवाज शरीफ के पास भी जब पॉपुलर वोट था उसको भी 2-3 दफा निकाल के बाहर फेंक दिया। अब आज इमरान खान बैठा हुआ है और पूरा मुल्क में, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी पार्टी का इतना गुलाम नहीं हूँ कि उसके लिए मैं अपने मुल्क के आइन को भी बड़े खाकी हैसियत न दूँ। तो इसलिए मेरी तो आपने सवाल कर दिया और मेरे जख्म आपने छेड़ दिया। अच्छा आसमी साहब ये बताइएगा, आपके साथ आप जब बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चला रहे थे और हम भी आपके साथ डंडे खा रहे थे, तो कभी याद नहीं आता कि हमें कितना फरेब में थे उस वक्त कि हम शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि पॉपुलर वोट वाला था, उसको हम मुफ्त में गद्दार बना बैठे थे। ये देखिए, हम तो वहाँ, मैं तो उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी ने वफद भेज दिया, वो भी आपको जेब में होगा। हम ढाका के अंदर गए, अभी वो ढाका हमारे साथ था, और फिर हमने वहाँ सदर घाट पे, वहाँ पे ढाका के बंदरगाह पे, फिर इस चिटागांग में, फिर दूसरी जगह पे गए। हमने वो हालत देखी इन आंखों से कि बंगालियों को गोलियां मारी हुई हैं और उनकी लाशें वहाँ गिद्ध और कुत्ते खा रहे हैं। मैंने उस दोस्त से पूछा कि ये यार क्या है? उसने कहा ये मेरे बैट मैन ने कहा था कई दिन हो गए बंगाली नहीं मारा, तो फिर ये नौका में आ रहा था। नौका एक आदमी की किश्ती होती थी, तो ये कोई सामान लेके आ रहा था। हमने देखा, हमने गोली मारी, ये तो पानी में इसे डुबकी लगाई, फिर हमें 7 गोलियां, 6 गोलियां या 7 लगानी पड़ी, फिर जाके ये निकला, फिर गोली मारी, फिर कहीं जाके काबू आया। तो उस फिर लाश तो इसके कुत्ते ही खाएंगे। अब हमारा जो रवैया था वो ये था। ये बात सही है कि मैं मोहम्मदपुर भी गया, वहां पे मीरपुर के कैंपों में गया, ढाके के सड़कों पे साइकिलें चलाई ताकि उन लोगों को कहें कि हम आप सब यकजहती कर। कभी तो सीखते हमने उनके घरों में घुस के, जो मिलादुन नबी पढ़ रही थी अपने अफवाज की बेहतरी के लिए, उनके ऊपर ये बैनुल अक़वामी स्कैंडल बन गया। फिर उन्होंने कहा जी आप जाके उनसे माफी मांगे। हम गए, फिर उसको कोर कमांडर भी गए, उनसे माफी मांगी। वो कहा अंदाजा करें, उन बंगालियों ने कहा कि हमने तो उनको हाथ जोड़ के कहा कि ये हम आपकी लिए दुआ, आपकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। आपने जो किया वो क्या, हमने माफ किया। अब इंडिया, आपने चले जाना है, इंडिया की फौज आ जाएगी, वो हमें बख्शेगी, हम आपके हैं, आपके लिए दुआएं करेंगे। जो आपने कर दिया हमने वो भी माफ किया। बंगाली भी साथ थे वो, लेकिन हमने तो जनरल मुजीब को, जिसने अक्सरियत ली, उसको कह दिया कि तुम वजीर आजम हो। देखिए, अगर साजिश केस में उसको निकाला नहीं था, डैक ने और उनका मुतालबा नहीं किया था। मैंने अयूब खान से चला गया मैं मिलने, 2 घंटे वो सवाल में करता रहा, ये वही सवाल आ जाए। मैंने कहा आपने अगर साजिश केस बनाया, उसने नहीं, वो सही था, सच्चा था। मैंने कहा आखिर आप चाहते क्या थे? उन्होंने कहा जी वो अलग होना चाहते थे। मैंने उनको कैपिटल, सेकंड कैपिटल भी बना के दे दिया, उनका हर चीज अलग कर दी, तो जाएं, अलग हो जाएं। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वह 5-7 महीने में अलग हो भी जाएंगे। तो आप जब थिंकिंग ये हो
आपने जो पॉपुलर वोट लेता है उसे एक दिन जाहिया खान कहे तो वजीर आजम हो, दूसरे दिन उसको आगे ना आने दे, भुट्टो फांसी लग जाए। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब से भी हुआ। लेकिन आज चलो पिछला छोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुजीबुर रहमान शेख को निकलवा सकती थी, ये जो जितनी पार्टियां हैं, अगर ये सियासी पार्टियां हैं, वरना ये नहीं है, ये सब खड़े हो जाएं और कहें कि इमरान खान पे 9 मई का चलाना चाहते हो चला लो, लेकिन उसको बाहर निकालो, लोग उसके साथ हैं, वो इलेक्शन लड़ने दो, फिर अगर वो उसमें है तो फिर बेशक सजा भी दे देना, लेकिन इस इलेक्शन को तो इतना होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो बार बार कहते हैं कि ये उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सब कहते थे, सब मांगते थे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है इनको कि हमें दे दो, हमें इक़्तिदार दे दो, हमें आगे आने, और वोट हो ना हो, वोट है यकीन माने मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बात गलत क्यों कहूँगा। वोट सारा का सारा जो है इस वक्त हमारे देहातों में, मैं तो साउथ पंजाब में बैठा हूँ, एक देहात में बैठा हूँ, बाहर वरना लोग मुझे पकड़ के कहेंगे आपने अभी झूठ बोल के हैं। एक तकरीबन 80-90% आदमी जो है वो इनको वोट देना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं हमने इनको 70 साल में इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूँ इमरान की हुकूमत तो थी, वो कहते हैं जी वो तो अभी 3-4 साल आया है तो उसको फुल मौका होना चाहिए, हम उसी को देंगे, इनको तो हमने देते ही नहीं है। तो अब की ये इलेक्शन अगर होगा तो तारीख ही दोहरा रहे होंगे ना। हिस्ट्री का को हम कैसे फेस कर सकते हैं? हम तो सर झुका देंगे, क्योंकि तारीख की अदालत में हम गुनाहगार हैं। यहाँ में गरबी पाकिस्तान वाले, खासतौर पर पंजाब वाले, बल्कि हम आज बलूचिस्तान के भी गुनाहगार हैं, और आज सिंध के भी, और आज अफगानिस्तान में भी। देखिए मैं एक छोटी सी बात कर दूं उसमें, और ये साहब अभी मंजर बदल रहा है। सही, हम तो इलेक्शनों की बातें कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है अफगानिस्तान के साथ। अमेरिका उसके लिए सपोर्ट भी मांग रहा है, जगह भी मांग रहा है, ड्रोन यहाँ से उतारना भी चाहता है, और हम भी अपने तौर पर वही हम फंसे हुए हैं। हम अपने लोगों को उनकी फतह को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के हाथ में हम झुक जाएंगे, यह भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है ये जी आजमी साहब, मैंने इसके ऊपर बकायदा प्रोग्राम किया है कि अमेरिका पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ वैसी जंग चाहता है जैसी सद्दाम और खुमैनी की जंग हुई थी, ताकि हम जो है मुस्तकिल तौर पे लड़ते रहे। अच्छा, आप भी गिरफ्तार रहे, हम भी आपके साथ उस जमाने में गिरफ्तार रहे, गिरफ्तारियां होती थी, ये शामी साहब भी साथ थे, बाकी लोग भी साथ थे। आपको याद होगा महमूद अली कुसरी, एक ही जेल थी, लोगों को पता होता था आदमी कहाँ है, मिल लेते थे, घर वाले मिल लेते थे, उनको अंदाजा होता था कि वकील आ जाएगा और कुछ नहीं, अदालत में पेश कर देंगे। लेकिन ये गुज़श्ता 20 साल से आशमी साहब जो फैशन बना है, मैं आपको बताऊं, मैं बलूचिस्तान गया, मेरा 40 साल पुराना दोस्त मिला, मुझे कहता औरिया मकबूल जान पाकिस्तानी। मैंने कहा तुम पाकिस्तानी नहीं हो? कहता मेरा बेटा 8 साल से लापता है, मुझे उसका लाश ला के दे दो, मैं पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगा उसके ऊपर। ये जो अब हालात बने हुए हैं, आप मुझे बताइए, पंजाब का दुख अभी हमने पता चला है। मैं सर 24 साल चप्पा चप्पा मैं उस जगह पे रहा हूं, वहां का जो बलूचिस्तान का दुख है, जो केपीके के अंदर जो हमने अमेरिका के कहने पे किया है, ये अब क्या किस तरफ जाएंगे हम? देखिए हमने तो अफगानों को मारा है, और उसकी हमने जो उसके ऊपर उसका हमने मुआवजा भी पा लिया है, लेकिन वो मुआवजा आवाम तक नहीं आता। वो ऊपर वो डॉलर जो हैं वो बांटे जाते हैं, फिर उनके बच्चे जो है अमेरिका में होते हैं। जो आम आदमी है बेचारा, उसके तन पे कपड़ा नहीं है। मैं अभी एक जनाजा पढ़ के आ रहा हूँ, यकीन कीजिए 90% सर्दी है, ठिठर रहे हैं। मैं तो कोट भी पहना हुआ था, मैंने ओवर कोट भी रखा हुआ था, लेकिन
वहां पे लोग 80% के बाद सिर्फ कपड़ा, कमीज और शलवार थी, या पल्लू में वो बांधी हुई थी चादर जिसे हम कहते हैं। वो ये तो कैफियत है। ना लिबास है, ना तालीम है, ना उनके, ना बच्चों का लिबास है। तो हमने पाकिस्तान को हमने दिया क्या है? फिर हम कहते हैं मैं, कोई कहता है मैं 5वीं दफा लाओ, कोई कहता है मुझे 36 दफा आओ। आप जो कह रहे हैं ना, वो सजाएं जो हैं पंजाब में, ये मैं आपसे फिर एक बात करूं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। अब इन या 4 सालों में भी, मुझे 4 सालों में हफीज न्याजी को ISI मुल्तान के सरबराह ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि जावेद हाशमी का एक बाजू और टांग हमने तोड़ी थी, अब दूसरा बाजू तोड़ने का हमें मौका मिल जाए। वो ये बात बैठ के टीवी पे कहता रहा है। मुझे भी कहा उसने, मैंने कहा यार मैं बाजुओं के साथ लड़ने वाला हूँ, मेरे सारे बाजू टूट जाए, टांगे टूट जाए, जो चीज मैं वाह, सही समझता हूँ। मेरी अब वो एक आदत बढ़ गई है। बांग्लादेश में हम जरूर क्या बात फरमाते हैं, तशद्दुद उन जगहों भी होता था, क्योंकि पुलिस हमारी जो है वो ये इस मामलात में वही ब्रिटिश दौर की महकूम मुल्क की फौज है। वो रवियों में चेंज नहीं ला सके। वो इसी रवियों की वजह से उन्हें मशरकी पाकिस्तान के लोगों का लग गया, फौज ने और पुलिस ने। फिर बलूचिस्तान में हुआ, फिर अब फराटा और उन इलाकों में हो रहा है। हमने अपना माइंड चेंज नहीं किया, लेकिन जो आज हो रहा है वो और है। ये अपनी किस्म का जो तशद्दुद तहरीक इंसाफ के लोगों पर हो रहा है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी कोई मिसाल, मैं अपनी दुख होता हूँ। मेरा इन्होंने 18-19 करोड़ की पूरी इंडस्ट्री, मेरा वहां पे कॉटन मिल थी, मेरा वहां पे कंट्रोल शेड से हमें 10-12 हजार महीने के आ जाते थे, आके स्मैश कर दिया। वो आज छोटा गजा है इमरान खान के दौर में। लेकिन मैं उसी वक्त भी मैंने कहा था ये इमरान खान ने नहीं किया, ये बाजवा साहब और जनरल हामिद साहब ने किया है। आज भी कहता हूँ, इन पर लीडरों से भी कहता हूँ, वो भी डट जाया करें। वो नहीं डटते, वो जमहूरियत के मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं करते। अवाम तो हमारे जो कि प्यासी हैं, वो प्यासे हैं। वो इमरान खान को जब देखते हैं तो वो ऐसा कहते हैं जैसे चौदहवीं का चांद चांद दमक रहा है। तो उनकी आरजुएं हैं, उनकी आदर्श हैं बनने तो उसको वजीर आजम। मैं शायद इख्तलाफ करूं, मैं आज मुस्लिम लीग का मैं मेंबर हूं, मैं वहीं में ही रहना चाहूंगा। लेकिन जो कुछ देख रहे हैं, हमने सीखा है। आप खुद देखते रहे सारी जिंदगी वाकई, मैं किस किस को जाके बताऊंगा। लेकिन आप साथ थे, आप लोगों ने साथ सहा भी सही, चीजों से गुजरे भी सही, तो उससे मैं खामोश हो जाऊं कि इमरान खान की बात ना करो? नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ, जानदारी से साथ हूँ मुस्लिम लीग में। और मुझे उसकी फतवाहत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। पाकिस्तान के पॉपुलर वोट को एक दफा तो उनको अपना मर्जी का रिजल्ट दे दो, ट्रांसफर पार जो नहीं हुआ 75 साल से ब्यूरोक्रेसी से अवाम को, वो ब्यूरोक्रेसी को भी मैं उनको हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप लोग के सबसे ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने और मिलिट्री कोर्ट्स भी दे दिए हैं। तो उसके बाद अब इस मुल्क में इक़्तिदार जो है वो जुडिशल इक़्तिदार हो गया है, वो जुडिशल हुकूमत हो गई है। इसको आप मिलिट्री कोर्ट ना कहें, वो भी जुडिशल मिलिट्री कोर्ट्स हैं। तो फिर इसके बाद इतनी ताकत होने के बाद कोई नहीं लड़ सकेगा आपसे। इमरान खान को आप हिस्सा नहीं लेने देंगे, उसकी पार्टी नहीं आ सकेगी। लेकिन जो इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करेगा नहीं, वो एक ऐसा मसला पैदा होगा
जैसे आप कह रहे हैं सद्दाम हुसैन का और खुमैनी का, एक और जंग आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपकी दहलीज पे आपको कह रही है कि वो जंग अब होने वाली है, अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। आजमी साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की इजाजत दी है। ये बिल्कुल ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम फेल हो गया है। यानी वो खुद उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम फेल हैं भाई, ये तो फौजी अदालतें होंगी। आप मुझे बताइए कि जलियांवाला बाग के मुजरिमों का ट्रायल भी फौजी अदालत में नहीं हुआ था, बल्कि उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी और उसको ब्रिगेडियर जनरल जो था डायर, उसको नौकरी से निकाला गया था। क्या हम इससे भी ज्यादा बुरे हो गए में अब? देखिए, मेरा खुद ट्रायल हुआ वहाँ जेल के अंदर, ना किसी को मिलने दिया, ना मेरी फैमिली आई, ना मेरे वकीलों को मिलने दिया गया। 23 साल की मुझे सजा मिली, उसमें उम्र कैद दी गई, उसकी जमानत भी नहीं ली। मेरे वकीला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्हीं में से आजकल एक जज हैं मलिक मंजूर, वो मेरे वकील थे, उन्होंने कहा जनाब ये आधी से ज्यादा कैद तो इसने जेल में भुगता ली है, 10 साल के करीब तो हो गए हैं, तो आप इसमें तो उसका राइट है कि अगर नहीं चलाते आप केस तो उसको रिहा करें, ये उसका राइट है। उन्होंने मेरी जमानत भी नहीं ली थी। इफ्तिखार चौधरी को जब खुद लगी सर के ऊपर, सड़कों पे आना पड़ा, फिर जाके कहा, बयान दिया, जमानत ली और मुझसे 3 दफा उस फैसले में माफी मांगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक एक केस लेंगे, पाकिस्तान ऐसे नहीं टूटा, सिर्फ आज की फौजी अदालतों से नहीं टूटा। मैं ये कह रहा हूँ, जो मुल्क जहां फौजी अदालतें ट्रायल कर रही हों उसको दुनिया मार्शल लॉ कहती है, हम उसको जुडिशल मार्शल लॉ तक भी कह दें तो हमें भी उठा के जेल में डाल देते। आज साहब, आप जिस जमाने में शुरू में जेल में होते थे, भुट्टो दौर था, हालांकि हम बहुत समझते थे कि उस वक्त बहुत तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन अदालतें जमानत लेती थी। आपको याद होगा कि भुट्टो की इवन जमानत समदानी साहब ने ले ली थी, हालांकि ज़िया-उल-हक का दौर था, और उससे पहले जो थी, जब भी हम लड़के जो थे वो गिरफ्तार होते थे तो जमानतें हो जाती थी। अब तो अदालत में सुनवाई नहीं होती। अब तो लगता यह, आपने जुडिशल मार्शल कहा है, अदालत ऐसे लगता है कि कैमोफ्लाज हो चुकी हुई है किसी की। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी अपनी जमानत जो है असलम रियाज हुसैन ने लेते थे डिटेंशन ऑर्डर में। इन अदालतों ने भी डिटेंशन ऑर्डर में इमरान खान की जमानत ली है, लेकिन ये कागजी अदालतें हैं, थोड़ी सी हवा दूसरे के रुख की चल पड़े तो फिर ये पूरी अदालत ही उसके साथ उड़ जाती है। वही अदालतें होती हैं और फिर वो पूछते नहीं हैं। हमारी जमानतें होती नहीं हैं, बार बार होती थी, लेकिन जिसमें वो नहीं चाहते थे उसके अंदर शाही किले में भी बैठे थे। लेकिन ये मामला कुछ और हो रहे हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी पार्टी एक रात के अंदर बैठ गई। तहरीक है, जमात तो वो बनी ही नहीं है। इसी बात से मैं इमरान खान से कहता था कि पार्टी को बल्कि तहरीक को जमात तो बना लें, क्योंकि ये एक थोड़ा सा इनको डराएंगे, वो खड़काएंगे अपना डंडा, तो ये हमारे बड़े बड़े पहाड़ भाग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग बेचारे सजाएं तो वो झेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। लीडरशिप अगर दे तो फिर नौजवान बाद में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अदालतों का की तरफ से कोई खैर की तवक्को आपको हो तो हो, मुझे तो नहीं है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि ये रिवॉल्विंग डोर बनाया हुआ है। एक डोर से अदालत छोड़ती है और दूसरे डोर से दूसरे पकड़ने वाले आ जाते हैं, और ये पूरे का पूरा, ये कभी ऐसा निज़ाम जो है हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये अब ये जो नए नए धंधे इस तरह के शुरू हुए हैं, आप क्या समझते हैं इससे निकला जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सारा निज़ाम जो है धड़ाम से गिर रहा है। और यह सब मैं बताऊं, मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ।
जेल से बाहर निकला दरवाजे पे 10 दफा अंदर पे पकड़ के ले गए, जेल के दरवाजे से पकड़ के हुकूमत खानों में सीधे ले गए, मॉडल टाउन थाने पे लेके हमारी पूरा जिस्म नीला कर दिया मार मार के। और वो पुलिस वाले चीख उठे कि जनाब ये मर गए तो वो हमारी हवालात में आप मार रहे हैं। ये बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम कंपेयर ये करेंगे ना, पहले हुआ है अब हुआ है, इससे भी कहीं इस मुल्क में क्या से क्या नहीं हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब तो एक सोशल मीडिया का दौर है। आपने पूछा था शुरू में कि हमने जमहूरियत कमजोर हुई है तो या ताकतवर हुई है। मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत को डराने के लिए, खत्म करने के लिए रस्ते अख्तियार किए जाए। यहाँ तो औरतों की जमानत हो ही नहीं रही, निकलती हैं जेल से बाहर फिर अंदर। भाई आपके अगर कुछ सबूत हैं केसेस चलाएं, लेकिन जमानत तो पहला हक होता है। लेकिन यहाँ अगर आप कंपेयर कराएंगे, मैं चूंकि हर दौर में जेल में रहा हूँ, मैं अयूब खान की जेलों को भी जानता हूँ, मैं भुट्टो साहब की, आपको सब आप अपनी बात कर रहे हैं, मुझे तो उस वक्त भी बर्फ की पे लटाया गया भुट्टो साहब के दौर में, सिविलियन के दौर में। और मेरे कपड़े भी उतार के, अंडरवियर भी उतार के, टाई भी उतार के, हाथों में हथकड़ियां बांध के। अच्छा मेरे साथ तो करते, मैं भुट्टो से इख्तलाफ कर रहा था, उनकी पार्टी के जो लोग थे वो साथ वाली बर्फ की सिरों पे वो लेटे पड़े थे। इससे अगला कदम हुआ कि उन्होंने, आप जानते हैं कि वो कैंप जो का जी दलाई कैंप जिसमें मुस्तफा खर के इफ्तिखार तारी वगैरह को भेजा था, सारे चले गए, पता ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट वहां था नहीं, हाई कोर्ट था नहीं, वो था एक लिहाज से क्यूबा की जेल थी जहां सुप्रीम कोर्ट का असर नहीं होता, अमेरिका का भी। तो ये क्या क्या नहीं होता उसको भूल जाए। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन गुमनाम शहीदों का नाम हम नहीं जानते, तो लाखों की तादाद में। फिर मुल्क कुर्बान हो गया, फिर कहीं तो आके ये रुके बात, कहीं तो ये काबला थम जाए। वो उसको उसे आगे आते हैं तो उसकी शक्ल और आ जाती है, तशद्दुद का निज़ाम और आ जाता है, अदालतों की शक्लें और वो बन जाती हैं, वो पिछला आप भूल जाते हैं। तो ये आज हमें नहीं तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ के साथ भी ये करेंगे जो हो रहा है, और वो उनके साथ नहीं हो रहा, ये हमारे साथ होने वाला है। मैं मियां नवाज शरीफ तो खुश बैठे होंगे, मैं कहता हूँ उनकी जमहूरी तौर पे भी और मुल्क के लिए भी, उनके लिए भी तमाम पार्टियों का जिम्मेदारी है कि आवाज उठाएं कि इमरान खान को रिहा करो। पहले काम ये करें, फिर इलेक्शनों की बात करें, तब तो आपको मुल्क के अंदर आपको हुकूमत भी मिल सकती है। अगर अभी इमरान खान को मिलेगी तो मिल जाए, क्या हो जाएगा, फिर हमें भी शायद मुस्लिम लीग को भी प्रोसेस में होंगे तो वो भी मिलती जाएंगी। लेकिन ये कि इलेक्शन हो जाए, हमें इक़्तिदार आ जाए, तो क्या कल को हम जो यहाँ की सबसे जो आबादी है वो खामोश तमाशाई नहीं है। मेन फर्क ये आ गया है कि अब पूरा मुल्क बोल उठा है। पहले किसी से पूछते थे कि वोट किसको देंगे, वो कहते थे जी सोचांगे। अब ये मुल्क वो है जिससे पूछें जिसके साथ है, मियां नवाज शरीफ के साथ है तो कहता है मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ, इमरान खान के साथ कहता है मैं वोट इमरान खान को दूंगा। ये और बात के हमें ज्यादा लोग नजर आते हैं जो इमरान खान का नाम लेते हैं, तो इससे हम डर क्यों जाएं। देखिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आजाद लड़ रहा हूँ, मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दी, वो दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को। अब जो उसके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेगा, पहले उसका हशर क्या होगा, उसका अपना मुस्तकिल बिल तो नजर आना चाहिए ना। लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं तो किसी का मेरे पास ना वसाइल है ना मेरे कुछ है, लेकिन मैं इस प्रोसेस को
रुकने नहीं दूंगा। लेकिन क्या इस तरीके से सारे वो लोग जाके असेंबलियों में बैठेंगे या बिठा दिए जाएंगे तो वो उसको कोई इलेक्शन कहेगा? न दुनिया कहेगी, ना पाकिस्तानी कहेंगे, ना मुस्तकबिल कहेगा, ना आपकी तारीख कहेगी। हाशमी साहब, ये सारी पार्टियां जो इस वक्त इकट्ठी हुई हैं, एक वक्त में ये सारी जो हैं ये भी उस्ताद से गुजरी हैं। ये MQM पर भी बहुत कुछ बीता है। अख्तर बैंगल साहब के वालिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, नवाज शरीफ की 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई है, अटक जेल के अंदर रहा है। ये सारे के सारे लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या बीती है, और उनको पता है कि आज जो इमरान खान के साथ बीत रही है, कल को दोबारा वही रंदा जो है इन पर भी चलेगा। ये सब लोग क्यों एक साथ इकट्ठे नहीं होते? इनके ज़ाती तौसबात इस लेवल पे क्यों है कि पूरे मुल्क को ये तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं? और ये मकबूसा मैं एक बात करूं, शायद आपको अच्छी भी न लगे मेरी बात। ये सारी की सारी पार्टियां कशकोल लेके खड़े हैं इक़्तिदार का। इमरान खान ने स्टैंड लिया है, कौम साथ खड़ी हो गई है। लेकिन आज इक़्तिदार उनको दे दें, वो फौरन राजी हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफा बढ़ने की एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान को दे दें या जरदारी साहब को दे दें। ये इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड इसी को कहते हैं कि जो भटियारी है उसी के पास है सारा कुछ, और हर आदमी चाहता है वो पहले ये चने मेरी झोली में डाले। अब वो भटियारन जो है किसको देती है, अब उसके में क्या आपको क्या हासिल होगा? बल्कि लगता यह है कि वो तो कहते हैं भट्टी का ईंधन बनाऊंगा इनको, तो चने नहीं छोड़ती, वो तो इनको ईंधन के तौर पे भट्टी में झोंक देगी एक दिन, भटियारन जो है। जी हाँ। अच्छा आजमी साहब, आपने एक तवील अरसा पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखा, पाकिस्तान का जो सिचुएशन है आलमी, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और ये को मैं तकरीबन 1 साल से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है पाकिस्तान की उनके साथ होने वाली है। और अभी जो निगरान हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर वो एजेंडा जो है कर रही है। इसराइल के बारे में भी उसने ये कह दिया कि 2 रियासतों को तस्लीम करने, अफगान रेफ्यूजीज़ को भी जो ज़बरदस्ती भेजा है ताकि नफरत पैदा हो। आप मुझे बताइए कि ये जब आलमी इस तरह की अगर जंग शुरू हो गई तो उसमें तो फिर वो लोग जो हैं वो कहेंगे जी हमें तो ज़रूरत नहीं है सियासतदानों की, हमें तो एक ही आदमी के साथ डील करना पड़ेगा, हम तो अच्छा लगता है हमें उनके साथ डील करना। ये बात सही है 100%। एक एक लफ्ज की आपकी मैं तायद करता हूँ। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो आपको, फिर मैं आपको मायूस करूंगा, मैं कहता हूँ हम सब फौजियों के बूट चूमने के लिए तैयार हैं, हमारे हीरोज हैं, क्या करें, लेकिन हम चाटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन बूटों को चाटने के लिए तैयार नहीं है, चूमने के लिए तैयार है। हम सिर्फ बूट चुमला लो, इस मुल्क को बचा दो, हम चाटेंगे नहीं। फिर हम नहीं चाटेंगे तो फिर मुल्क के अंदर तुम्हारे जिंदाबाद कहने वाले लोग बचेंगे ही नहीं, मुकद्दस सतारा कहने वाले लोग बचेंगे ही नहीं। अमेरिका साथ भी हो, कोई दुनिया साथ होगी और पाकिस्तान के लोग साथ नहीं होंगे तो फिर हर कमांडर इन चीफ को मुल्क से बाहर जाके बचना पड़ेगा। जो सामने आ जाएं उनको अपने साथ वालों का मुस्तकबिल देख लेना चाहिए, उससे हट के उनको कदम उठाने चाहिए। कौम को ये इक़्तिदार जो है, पावर जो है, ताकत, इसको ट्रांसफर कर दो। इसमें आपकी भी इज्जत है, सियासतदानों की भी इज्जत है। वो चूमने वाले बन जाए, बूटों के चाटने वाले नहीं बने हम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, मुद्दतों के बाद आपसे इस तरह की गुफ्तगू हुई। मैं इंशाल्लाह जल्द मुल्तान हाज़िर हूँगा और आपसे एक तफसीली इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। आप एक उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, आपको देख के हमने जवानी में सियासत में कदम रखा था। अल्लाह ताला आपकी इसी आरजुओं और उमंगों को जीता जागता और जवान रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।